हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स के लिए जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आज करने वाले हैं हम लोग। रीजन की चैप्टर आप पढ़ चुके हो, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हो, उससे आप अच्छी तरह से रिवाइज करो। देन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स बहुत सारे वैसे हैं जो खुद बन जाएंगे, लेकिन हम तो एक एक करके सब कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में A to Z क्वेश्चंस, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एनसीईआरटी बुक से ही आना है। तो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो या रिवीजन के तौर पे हो, आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम को डील करोगे विथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम। अभी तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम डील नहीं करेंगे हम, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। बाकी आप रिवीजन करोगे तो शुरू से करके चलना। तो आते हैं इसका इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10.1, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर लिखने हैं हमें। जैसे नंबर 1 में है 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। हालांकि नॉमेनक्लेचर में इन चीज़ों को पढ़ चुके हो, फिर भी कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका बताए थे हम, कि सबसे पहले आप वर्ड रूट पे फोकस करोगे। वर्ड रूट 5 कार्बन का है, इसका मतलब आप 5 कार्बन का स्केलेटन बना लो। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में ANE लगा हुआ है, मतलब अल्केन है, मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। अब इधर से 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, किसी भी साइड से नंबरिंग करके चलो। इधर से करोगे तो यहाँ एक 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल, ऐसा नंबरिंग है। अब बाकी हाइड्रोजन दे करके कार्बन का वैलेंसी को पूरा कर देना है। एक बॉन्ड अभी है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 होने चाहिए। 3 पहले से बना हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। आसान सा है। नॉमेनक्लेचर का पूरा कंसेप्ट है यहाँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्स वर्ड रूट 6 कार्बन का रिंग बनाना है, तो 6 कार्बन का रिंग बना दो। ठीक है। अब इसमें कह रहा है 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल, तो 1 पे क्लोरो कहीं भी लगा दो क्लोरो, जैसे यहाँ लगा दिए क्लोरो, तो फिर अभी यहीं से 1 हो जाएगा। 2 3 4, इस तरफ से भी हो सकता था 2 3 4, तो वही आता। अब 4 पे इथाइल कह रहा है CH2 CH3। ठीक है। बाकी रिंग सिस्टम है तो इसमें हाइड्रोजन वगैरह देने की बात ही नहीं है, सब कार्बन में ज़रूरत के हिसाब से अपना हाइड्रोजन है। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें, यह 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन 7 कार्बन का है सैचुरेटेड चेन, तो 7 कार्बन के लिए एक सैचुरेटेड चेन ड्रॉ करो ऐसा। अब इसमें से 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल कह रहा है और 3 पे आइडो। नंबरिंग किसी भी एंड से लेकर के चलो। इधर से करोगे 1 2 3, तो यहाँ दिखा दो आइडो। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी दिखाया जा सकता है। अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए हो तो 4th पोजीशन ये हो जाना है। 4 पे कह रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो। टर्शियरी कह रहा है मतलब कि इस मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है शुड बी 3 डिग्री। अभी 3 डिग्री होने के लिए इसके अगल बगल 3 कार्बन होने होंगे। ऐसे 4 डिग्री आप मत समझ लेना, ऐसे तो देखना ही नहीं है, तो मेन चेन है ना। अब देखो इस कार्बन के अगल बगल 3 कार्बन है, 3 डिग्री हो गया। ब्यूटाइल कह रहा था तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, तो 4 भी है। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो, वैलेंसी हो गया। मतलब स्टेप्स को याद रखते हो, कंसेप्ट समझे हुए हो, तो फिर कोई भी आ जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसमें 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 और यहाँ 3।
ये आंसर हो गया इसका। 4th नंबर में इसमें है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन 4 कार्बन का अल्कीन, ठीक, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इधर से करोगे 1 2, इधर से भी 1 2, सेम ही है ऐसा। 1,4-डाइब्रोमो तो 1 पे एक ब्रोमीन लगा दो और 4 पे एक ब्रोमीन लगा दो, हो गया, हाइड्रोजन देके पूरा कर दो। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बच जा रहा है, उससे भी कर ले हम लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन वहाँ आता है नाम लिखने और एक क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। ये 2 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसा है। बेंजीन बनाओ सबसे पहले, बेंजीन तो लिख दिया है साफ साफ, दिस इज बेंजीन। अब इसमें 1 पे ब्रोमो कह रहा है तो कहीं एक जगह बी आर लगा दो, जैसे यहाँ, ठीक है। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यदि यह 1 है 2 3 4, यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहने का मतलब यह कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी मतलब यह कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए, तो 2 डिग्री होने के लिए इसके अगल बगल 2 कार्बन होगा। लेकिन ब्यूटाइल कह रहा है तो टोटल तो 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 ही हुआ। अब एक कार्बन इधर मत लगा देना, इधर लगा दोगे तो फिर यह 3 डिग्री हो जाएगा, तो इधर या इधर कहीं लगा दो, इस तरफ लगा दो, हाइड्रोजन दे करके इसको पूरा कर दो, CH3 CH2 CH CH3 और 2 पे मिथाइल है यहाँ, हो गया। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि यहाँ जो नाम लिखा रहेगा वह तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना, ये पोजीशन के आधार पे थोड़े रहता है, 2 पहले रहेगा पर ऐसा नहीं, B यहाँ भी B और यहाँ M, ऐसे करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10.1 इन टेक्स्ट। टोटल 5 क्वेश्चन, 5 स्ट्रक्चर करने थे हमें, जो हो गया। अब आगे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 10.2। कहने के लिए लोग एनसीईआरटी को तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हमें पता है कि सिलेबस चाहे और स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, फॉलो तो सारे करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस को। क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसी से आते हैं, बहुत कुछ होता है एनसीईआरटी में, बस लोग इग्नोर करके चलते हैं हल्के में लेके, जो सही बात है नहीं। 10.2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड not used during the reaction of alcohols with KI। क्वेश्चन शायद चैप्टर करवाते समय भी करवाया गया होगा, लेकिन फिर से हम लोग देख लें। कह रहा है कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल का रिएक्शन कहाँ हम लोग पोटासियम आयोडाइड के साथ पढ़े हैं। पढ़े हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पढ़े हैं। याद करो, जब हम लोग बना रहे थे हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग हेलोजन एसिड, तो ऐसा था ना, अल्कोहल का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते थे लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो क्लोरोअल्केन बनता था। जब इसका रिएक्शन हम लोग HBr से करवाते थे ब्रोमोअल्केन बनता था।
और जब इसका रिएक्शन HI से करवाते थे तो हाइड्रोअल्केन बनता था। प्रैक्टिकली रिएक्शन को सोचोगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्टेबल एसिड, या एक स्टेबल एसिड है जो लेबोरेटरी में अवेलेबल मिलेगा तुम्हें, जहाँ चाहोगे वहाँ लैब में मिलता ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं मिलने का बात नहीं है। तो यदि आप क्लोरोअल्केन बनाना चाह रहे हो तो भाई प्रोसीजर ही है कि आप अल्कोहल को रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लेकिन यदि आप ब्रोमो और आयोडोअल्केन बनाना चाह रहे हो तो फिर अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोआयोडिक से करवाना होगा। लेकिन ये दो तो अवेलेबल है ही नहीं लेबोरेटरी में, अनस्टेबल है, बहुत स्टेबल नहीं है ये HCl के जैसे। तो ये दोनों पहले से बने हुए नहीं मिलेंगे लेबोरेटरी में, तुम्हें बनाना होता है, तुरंत बनाना होता है। और बनाना कैसे होता है कि HBr बनाने का प्रोसेस था कि पोटासियम ब्रोमाइड को हम लोग हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ से हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनता है और एक KHSO4 बनता है। तो यहाँ से HBr यूज़ करेंगे हम लोग, डायरेक्टली HBr मिलेगा नहीं, उसके जगह पे KBr और H2SO4 को मिलाया जाता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले HBr बनाते हैं, देन वह HBr जा करके अल्कोहल से रिएक्शन करके ब्रोमोअल्केन बनाता है। सेम HI है, HI भी अवेलेबल नहीं है तो इसको बनाते हैं KI प्लस H3PO4 का इस्तेमाल करके, तो यहाँ से बन जाता है HI प्लस KH2PO4। अब क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है कि जैसे आप HBr बनाने के लिए KBr का ट्रीटमेंट करवाए H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा कॉमन सा एसिड है, बड़ा कॉमन सा रिएजेंट है, HBr बना। सेम उसी तरह से यदि आपको HI बनाना था तो यहाँ आपने H2SO4 का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? फास्फोरिक एसिड से तो ज़्यादा कॉमन सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, यहाँ भी तो हो सकता था ना, KI प्लस H2SO4 तो बन जाता है HI प्लस KHSO4। लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक नया दिमाग लगा दिए फास्फोरिक एसिड का। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करा आपने? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। तो KI का मतलब ऐसा कि KI का रिएक्शन एक्चुअली KI जो भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, वो HI के लिए इन्वॉल्व होता है और HI यहाँ रिएक्शन में शामिल होकर के हाइड्रोअल्केन बनाता है। तो आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्वेश्चन यही कह रहा है हमें। वजह बड़ा क्लियर सा है। देखो ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं या फिर ऑक्सी एसिड, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं, हैलोजन एसिड्स, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े होंगे इन चीज़ों को आप रेडॉक्स रिएक्शन में या फिर P ब्लॉक एलिमेंट में। HF हो, HCl हो, HBr या HI, ये सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट है और डाउन दी ग्रुप रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। और वजह है कि थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। और थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए घटेगा क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ रहा है डाउन दी ग्रुप जाने से, तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा और बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो मजबूती घटेगा। HI का बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा और बॉन्ड सबसे कमज़ोर होने का मतलब जल्दी ब्रेक करेगा और जल्दी से यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन जितना जल्दी निकलेगा उतना आसानी से किसी को रिड्यूस कर पाएगा। सो HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सारे हैलोजन एसिड्स में सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कोई है तो वह है HI। उसके बाद जो आप इधर यूज कर रहे हो ऑक्सो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, इसमें फास्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अब हम P ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े हुए हैं। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिसाइड करता है ना। बोलोगे सर इसमें P ऑक्सीजन है, इसमें B है, तो ये क्यों नहीं किया? वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हो वहाँ से इसका कंसेप्ट आता है। तो खैर उतना हमें मतलब नहीं है, बस इन चीज़ों को अब ले करके चलो। अब मान ले हम कि यदि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लें, ऐसा कि KI प्लस H2SO4, ठीक है, इस्तेमाल करा आपने HI प्लस KHSO4। अब प्रैक्टिकली सोचो इस रिएक्शन को, कैसे सोचोगे? देखो जैसे मान लो कि यह एक कंटेनर था,
कोई भी बीकर वगैरह कुछ है, इसमें आप लिए अल्कोहल, क्या लिए, अल्कोहल। इसमें इधर से आपने मिला दिया KI प्लस H2SO4 का मिक्सचर। अब KI और H2SO4 रिएक्शन करके वो दो चीज़ बना रहा है। हमें पता है कि वैसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो 100% कंप्लीशन की ओर जाता है। मैक्सिमम रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं ही होते हैं, याद रखोगे। तो जैसे तुम यहाँ 1 मोल KI लिए हो, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लिए हो, अब 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, तो वे सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके HI और KHSO4 बना दे या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे ही इन दोनों का मिक्सचर आप मिलाओगे तो इसमें HI ऑब्वियसली बन जाएगा, KHSO4 भी रहेगा, साथ ही साथ इन दोनों के भी कुछ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब यहाँ KI भी होगा, H2SO4 भी होगा, ये 4 चीज़ होगा। अभी KI और KHSO4 ये दोनों तो सॉल्ट है भाई, ये दोनों का चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन यह HI और H2SO4 एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होगा क्या कि यह जो HI बना वह HI अगेन कंबाइन करेगा H2SO4 से, यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा और ये बनेगा I2 प्लस SO2 प्लस 2H2। एक रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ हो जाना है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है ज़रा देखो। HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ 0, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सल्फ़र का यहाँ +6, यहाँ +4, घट गया तो इसका रिडक्शन हुआ। अब जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ही यह रेडॉक्स रिएक्शन हुआ तो हम देखें कि यह जो HI है अब वह HI ना रहा, वह कन्वर्ट हो गया किस में, I2 में। ऐसे अब अभी जो रिएक्शन करवा रहे थे आयोडो अल्केन बनाने के लिए हम, वो अल्कोहल का रिएक्शन HI से करवा रहे थे और ये वाला HI यही था जो इन दोनों के रिएक्शन से आ रहा था। लेकिन अब हम देखें कि यह HI तो HI रहा ही नहीं, ये तो तुरंत रेडॉक्स में इन्वॉल्व हो गया और ये कन्वर्ट हो गया I2 में। तो अब तुम अल्कोहल का रिएक्शन I2 से करवाओगे तो थोड़ा ना आयोडो अल्केन बनेगा, नहीं बनेगा। तो आयोडो अल्केन बनाने के लिए हमें चाहिए था HI जो बना, लेकिन HI being a strong reducing agent react with sulfuric acid which is an oxidizing agent and get converted into I2। अब यह I2 जो है वो तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के आयोडो अल्केन भाई नहीं ही बनाएगा किसी भी कीमत पे, इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ आप फॉस्फोरिक एसिड का यूज करोगे ना तो फॉस्फोरिक एसिड HI बनाएगा, यहाँ पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा और फिर से रिएक्शन नहीं करेगा। यदि आप सेम रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा लेते हो ना, ऐसा H3PO4 या HI प्लस KH2PO4, तो यहाँ यह जो HI बना या अगेन H3PO4 से कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर ही नहीं पाता है। तो HI सेफ रहेगा और सेफ रहेगा HI तो वही जा कर के फिर आगे अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और जो हमें आयोडो अल्केन चाहिए था वो आयोडो अल्केन मिलेगा। समझ गए ना क्यों नहीं करते हैं। तो ये रिएक्शन ही मेन दिखाना था। आप लिख सकते हो लैंग्वेज के फॉर्म में, इसको नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं है कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI, the HI formed during the reaction being a very strong reducing agent recombine with sulfuric acid and get converted into I2. That is, HI is not now available for the reaction with alcohol, so we can't get iodo alkane. That's why sulfuric acid is not used. क्लियर सी बात है, इतना आप लिख दोगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात था, यहाँ से एक नया कंसेप्ट सीखा हमने। इन चीज़ों प्रैक्टिकली सोचोगे तब, अब यहाँ से तुम सोचोगे तो थोड़ा ना पता चलेगा कि H2SO4 अभी HI फिर हम रिएक्शन करवाएंगे तो तुम बोलोगे सर अब H2SO4 बचा कहाँ, यहाँ तो ख़त्म हो गया था, KHSO4 बचा। अरे नहीं, तुम जितना ले रहे हो उसको करने के लिए प्रैक्टिकली सोच करके देखो, उसमें से 100% मॉलिक्यूल नहीं करेंगे रिएक्शन भाई, नहीं 100% मॉलिक्यूल कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। वे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बच जाएंगे और जो बचेंगे वे फिर गड़बड़ा देंगे, वे पूरा बचा हुआ HI को जो है ना ख़त्म कर देगा।
अब मान के चलो सब HI नहीं भी ख़त्म हो पाता है, एक आध को बचेगा भी, तो उसके इसमें प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बन भी जाता है तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा, मेजर प्रोडक्ट तो रहेगा ही नहीं आइडोल के, वो साइड वाले बने रहेंगे सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 10.3। अभी इंटेक्स्ट चल रहा है ना, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स of propane। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। यह हैलोजन नहीं है, डाई हैलोजन है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, मतलब तुम्हें इस स्ट्रक्चर से बनाना है। प्रोपेन का फॉर्मूला जान रहे हो, C3H8। डाई हैलोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम करो और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले आओ। तो इस फार्मूला से आप जितने स्ट्रक्चर बना सकते हो वो बना डालो, सिंपल सी बात है। तो डाई हैलोजन में हम जानते हैं 3 तरह के बनते हैं। क्लासिफिकेशन जब बताया जा रहा होगा हैलोल्केन का, वहाँ आप सीखे होगे। पहला इसमें बनता है जेमिनल, दूसरा इसमें बनता है विसिनल, तीसरा इसमें बनता है टर्मिनल। ये 3 तरह के डाइहैलाइड बनते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में आपने क्या पढ़ा है कि 2 हैलोजन एटम सेम कार्बन पे होते हैं। तो बना डालो इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CHXX। मान लो X के जगह हम क्लोरीन लेकर के चलें, यदि कुछ भी लिया जा सकता है ऐसे, तो फिर इसका नाम हो जाएगा N, कॉमन नेम है प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, या फिर IPAC नाम लिखोगे तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसी में एक और बन सकता है, ये दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे भी हो सकते हैं, CH3CCl Cl CH3, and this becomes now isopropylidine डाइक्लोराइड। या फिर 2 पे दोनों क्लोरीन है तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ऐसा ये जेमिनल वाले हुए, ये दोनों क्लोरीन किनारे पे रखे तो टर्मिनल बन गया, बीच में रख दिए ऐसे करके, तो ये 2 हो गए जेमिनल की कैटेगरी में। अब फिर दोनों क्लोरीन को इधर रखोगे तो यही चीज़ बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब विसिनल अगल बगल के कार्बन पे होंगे तो CH3 CH Cl CH2 Cl, इसमें यही एक बनेगा, एंड दिस इज प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, IPAC नाम लिखोगे तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब एक टर्मिनल के लिए बनेगा जिसमें दोनों किनारे वाले कार्बन पे हैलोजन होंगे इस तरह से। दिस इज ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड, ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड, या फिर 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, प्रोपेन के डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन के डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में ये 4 स्ट्रक्चर बने हो। हैलोजन की जगह कुछ भी ले सकते हो, हम क्लोरीन इन जनरल नाम लिखने के लिए लेकर के चले हैं, आप अपने से कुछ भी ले सकते हो। जेमिनल, विसिनल, टर्मिनल, ये 2 हम पढ़े ही थे डाई हैलोजन की कैटेगरी में। जेमिनल में 2 बन जाएंगे, एक किनारे वाले कार्बन पे दोनों हैलोजन होगा, एक बीच वाले कार्बन पे होगा, N और आइसो की कैटेगरी में। विसिनल में एक ही बनेगा, अगल बगल कार्बन है तो ये दोनों पे रखो, चाहे ये दोनों पे रखो, सेम ही बात है। और टर्मिनल में तो फिर सिंगल ही बनेगा, दोनों किनारे वाले कार्बन पे रखोगे तो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, जनरली लोग इग्नोर करते हैं इन टॉपिक्स को,
जबकि ये क्लासिफिकेशन से पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10.3 आई थिंक यहीं तक हम लोग रखें। इसके बाद के क्वेश्चंस का थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा बड़ा है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।